आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट क्लास और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ इंसेक्ट ऑफ बायोटाइप, सब स्पीसीज, स्पीसीज, जीनस, फैमिली एंड ऑर्डर। ठीक है, तो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इंसेक्ट बायोटाइप क्या होता है, इंसेक्ट बायोटाइप, इसके अलावा सब स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है और ऑर्डर क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमी में इंसेक्ट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये सारे टर्म आपको आने चाहिए। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम जो है इंसेक्ट टैक्सोनॉमी की, थोड़ा सा फिर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीव जगत में असंख्य प्रकार के कीट पाए जाते हैं। इन कीटों की पहचान, अध्ययन और वैज्ञानिक व्यवस्था के लिए जीव विज्ञान में वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी की प्रणाली विकसित की गई है। वर्गीकरण के माध्यम से समान विशेषताओं वाले जीवों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। कीट विज्ञान में बायोटाइप, ठीक है, तो पहले टैक्सोनॉमी की बात करें अगर, टैक्सोनॉमी में पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कीटों की पहचान, उनकी समानता, असमानता, उनकी विशेषताएं, ठीक है, उनको हम विशेष क्रम में वर्गीकरण में, कीटों के विभिन्न ऑर्डर्स को वर्गीकरण में हमें सहायता मिलती है, उसे हम टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकरण विज्ञान जो है वो कहते हैं। ठीक है, कीटों की सही पहचान के लिए, उनके सही वर्गीकरण के लिए, उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसके माध्यम से हम कीटों के वर्गीकरण में हमें सहायता होती है, उनको अलग अलग प्रकार के गणों में बांटने में हमें सहायता होती है। अब बात करेंगे हम इंसेक्ट बायोटाइप की, तो एंटोमोलॉजी में बायोटाइप उपप्रजाति, प्रजाति, वंश, कुल और गण वर्गीकरण की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। इनकी सहायता से कीट की सही पहचान, उनके विकास क्रम, व्यवहार, हानिकारकता, उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो इंसेक्ट बायोटाइप है, उपप्रजाति है, प्रजाति है, वंश है, ठीक है, उसका जो फैमिली है, परिवार है, तो ये इसके कारण, इसके माध्यम से हम कीटों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, उनकी सही पहचान करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो इन सभी को आसान बनाने के लिए कीटों को अलग अलग प्रकार से उसको हम क्लासीफाई किए हैं, अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसको मैं डिटेल से आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बायोटाइप की बात करें तो बायोटाइप जो क्या होता है, बायोटाइप की परिभाषा की बात करें तो बायोटाइप किसी प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले ऐसे जीवों का समूह होता है जिनमें आनुवांशिक जेनेटिक रूप से कुछ विशेष अंतर होते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार, भोजन पसंद, प्रतिरोध क्षमता या जीवन शैली अन्य सदस्यों से भिन्न हो जाती है। ठीक है, बायोटाइप किसी प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले ऐसे जीवों का समूह होता है जिनमें आनुवांशिक जेनेटिक रूप से कुछ विशेष अंतर होते हैं, जिसके कारण उनका व्यवहार, भोजन पसंद, प्रतिरोध क्षमता या जीवन शैली अन्य सदस्यों से भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो बायोटाइप जो है वो बायोटाइप जो होता है वो किसी भी प्रजाति में पाए जाने वाले एक ऐसे आनुवांशिक गुण होते हैं जो कि उन्हें जो है अलग अलग स्पीसीज से, अलग अलग जीनस से, अलग अलग ऑर्डर से उन्हें भिन्न करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक आनुवांशिक रूप से विशेष अंतर होते हैं जिनके कारण व्यवहार, भोजन पसंद, प्रतिरोध क्षमता, जीवन शैली अन्य तो भिन्न होता है। ठीक है, तो बायोटाइप किसी भी जीव में पाई जाने वाला एक आनुवांशिक लक्षण होता है जिसके कारण से कोई भी जीव किसी अन्य जीव के व्यवहार, कार्य, ठीक है, रंग, रूप, बनावट आदि कार्यों में उसमें भिन्नता पाई जाती है, उसे हम बायोटाइप कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कह सकते हैं एक ही प्रजाति के ऐसे सदस्य जो देखने में लगभग समान हों लेकिन उनकी जैविक विशेषताएं अलग अलग हों, उन्हें बायोटाइप कहते हैं। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही प्रजाति के जीव, ठीक है, एक ही प्रजाति के जीव जो देखने में तो एक जैसे हों लेकिन उनके कुछ जो है उसमें आपसी भिन्नता होती है,
ठीक है, उनके कार्यों में, उनके व्यवहार में, उनकी जैविक क्रियाकलाप में कुछ भिन्नता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एक ही फसल है, ठीक है, मान लीजिए कोई फसल है, गेहूं की वैरायटी है, ठीक है, गेहूं की कोई प्रजाति है, ठीक है, जैसे पंत जो है मालवीय प्रजाति है या सोनालिका है, ठीक है, तो देखने में तो एक ही किस्म है, ठीक है, एक ही कुल की प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता होती है, जैसे कि किसी के टिलर की साइज बड़ी होती है, किसी के टिलर की साइज छोटी होती है, दानों की साइज में कुछ अंतर होता है, तो ये जो अंतर होता है उसे हम बायोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग इसी प्रकार से कीटों में भी ऐसे ही जो है वो कीटों के अंतर्गत भी ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, हम विशेषताओं की बात करें तो यह प्रजाति से छोटी इकाई है। इसकी विशेषता क्या होती है, यह प्रजाति से क्या है, छोटी इकाई है। बायोटाइप में आनुवांशिक भिन्नता होती है, क्या होती है, बायोटाइप में आनुवांशिक भिन्नता होती है। ठीक है, इनकी पहचान समानता, व्यवहार या प्रतिरोध क्षमता में होती है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जैसे कि यह प्रजाति क्या होती है, या जो है बायोटाइप क्या है, या किसी भी वैरायटी की एक छोटी इकाई होती है। ठीक है, बायोटाइप में क्या होता है, आनुवांशिक भिन्नता होती है। आनुवांशिक भिन्नता का मतलब क्या होता है, जैसे कि उत्पादन क्षमता में भिन्नता, मतलब कि आनुवांशिक भिन्नता जैसे कि उनके क्रियाकलापों में, उनके जो है उनके कार्यों में भिन्नता होती है, उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होती है। जैसे मान लीजिए फसल की बात करें तो कोई जो है एक ही प्रजाति की अलग अलग किस्में जो है वो अलग अलग उत्पादन देने योग्य होती हैं, उनकी उत्पादन क्षमता अलग अलग होती है। किसी किसी किस्म में जो है बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है, किसी किसी किस्म में बीमारी का प्रकोप कम होता है, ये उसकी आनुवांशिक क्षमता होती है। ठीक है, तो अलग अलग जो है वो एक ही किस्म की अलग अलग वेराइटीज़ में अलग अलग के एक ही ऑर्डर्स के, जीनस के, फैमिली के अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की आनुवांशिक भिन्नता जो है वो पाई जाती है। उनका रंग, रूप, साइज अलग अलग होता है। ठीक है, उनकी शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, इनकी पहचान समानता, व्यवहार और प्रतिरोध क्षमता में होती है। इनकी पहचान कैसे होती है, उनके व्यवहार, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है और उनकी प्रतिरोध क्षमता कैसी है। ठीक है, इससे उनकी सही पहचान की जाती है। ठीक है, कृषि कीटों में बायोटाइप का विशेष महत्व है। ठीक है, कृषि कीटों में बायोटाइप का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कीटों में हम बात करें, कीटों में जैसे कि एक ही ऑर्डर्स में अंदर, जैसे कोलियोप्टेरा ऑर्डर की बात करें, कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स के अंतर्गत जो है वो खपरा बीटल्स भी आती हैं, पल्स बीटल भी आती हैं। खपरा बीटल और पल्स बीटल दोनों एक ही ऑर्डर यानी कोलियोप्टेरा के ऑर्डर के कीट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, उनके हैबिटेट को लेकर के, उनके फीडिंग नेचर को लेकर के। ठीक है, तो वो जो है खपरा बीटल जो होती है वो जनरली ग्रेन्स को ग्रेन्स को इफेक्ट करती है, जैसे कि जो है आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, अन्य अनाजों पर करती है। लेकिन पल्स बीटल मोस्टली दलहन का कीट होता है, दलहन को प्रभावित करती है। तो उनके फीडिंग नेचर, उनके हैबिटेट, उनकी शारीरिक बनावट वो अलग अलग होती है तो एक ही ऑर्डर के इंसेक्ट, लेकिन उनकी आनुवांशिक भिन्नता जो है वो अलग अलग है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे नेचर को हम क्या कहते हैं, बायोटाइप कहते हैं। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। कृषि कीटों में बायोटाइप का विशेष महत्व होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंसेक्ट में जो बायोटाइप है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की बात करें तो धान की भूरे तना फुदका, ब्राउन प्लांट हॉपर की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो विशेष धान की किस्मों पर जीवित रहती हैं। इन्हें अलग अलग बायोटाइप कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ब्राउन प्लांट हॉपर जो है वो उसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं और कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो विशेष धान की किस्मों पर जीवित रहती हैं। इन्हें अलग अलग बायोटाइप कहते हैं। जैसे कि प्लांट ब्राउन हॉपर होता है, ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर इसको कहते हैं, बीपीएस शॉर्टकट में कहते हैं। तो बीपीएस की कई सारी प्रजातियां होती हैं। कुछ प्रजातियां किसी
कुछ प्रजाति जो किसी विशेष धान की प्रजाति में ही पाई जाती है उसे हम उसका बायोटाइप कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कपास के सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई में कई बायोटाइप पाए जाते हैं जो विभिन्न कीटनाशकों के प्रति अलग अलग प्रतिरोध दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो सफ़ेद मक्खी है, कॉटन की व्हाइट फ्लाई है, ठीक है, ये जो है कई बायोटाइप इसके पाए जाते हैं जो कि अलग अलग कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंसेक्ट की कोई प्रजाति है, ठीक है, वाइट फ्लाई है, तो वाइट फ्लाई की कई सारी प्रजातियां, वाइट फ्लाई की कई सारी जो है वो जो है किस्में होती हैं, वेराइटीज़ हैं जो कि अलग अलग इंसेक्टिसाइड के प्रति जो है वो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। उसके अंदर अलग अलग प्रकार का बायोटाइप पाया जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो कीट नियंत्रण रणनीति बनाने में सहायक होती है। ये जो है इसका इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस की बात करें तो बायोटाइप का क्या महत्व है, तो बायोटाइप का कीट नियंत्रण, अगर हम कीट इंसेक्ट कंट्रोल में जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। प्रतिरोधी फसलों के विकास में उपयोगी है। ठीक है, प्रतिरोधी फसलों के विकास में जो है वो ये काफ़ी उपयोगी होता है। कीटनाशकों के प्रभाव का अध्ययन करने में मददगार होता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का क्या इफेक्ट होता है उसके प्रभाव को समझने में ये काफ़ी मददगार होता है। ठीक है, तो ये था बायोटाइप। अब बात करेंगे सब स्पीसीज की। सब स्पीसीज क्या होती है, इसको उप प्रजाति कहते हैं। उप प्रजाति को सरल हम डिफाइन करें तो जब किसी प्रजाति के भीतर भौगोलिक या जैविक कारणों से कुछ समूहों में अस्थायी अंतर विकसित हो जाते हैं तब उन समूहों को क्या कहते हैं, उप प्रजाति कहते हैं। ये समूह आपस में प्रजनन कर सकते हैं लेकिन इनमें आकार, रंग, व्यवहार या निवास स्थान के आधार पर कुछ अंतर होते हैं। ठीक है, तो कुछ जब किसी प्रजाति के भीतर भौगोलिक जैविक कारणों से कुछ समूहों में अस्थायी अंतर हो जाते हैं तब उन समूहों को उप प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी प्रजाति के अंदर जो है वो कुछ अंतर हो जाते हैं, ठीक है, उनके भौगोलिक या जैविक कारणों से, ठीक है, भौगोलिक कारण या जैविक कारण से कुछ अंतर हो जाते हैं जीवों में, तो वो जो होती है वो सब स्पीसीज कहलाती है या उप प्रजाति कहलाती है। ठीक है, तो उनके अलग अलग समूह में बढ़ जाता है। ये समूह क्या कहलाते हैं, हम उप प्रजाति या सब स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब किसी प्रजाति में कोई भौगोलिक कारण हो गया, कोई जैविक कारण हो गया, तो जैविक कारणों और भौगोलिक कारणों से कोई अगर भिन्नता आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है, तो हम जो एक अलग समूह बन जाता है, एक अलग समूह को हम उप प्रजाति या सब स्पीसीज के नाम से जानते हैं। इसके विशेषताओं की बात करें तो यह प्रजाति छोटी लेकिन बायोटाइप से बड़ी इकाई होती है। ठीक है, यह प्रजाति से क्या होती है, छोटी होती है लेकिन बायोटाइप से बड़ी होती है। ये सब स्पीसीज में भौगोलिक विभाजन सामान्य होता है। ठीक है, इनमें हल्के रूपांतक मॉर्फोलॉजिकल अंतर पाए जाते हैं। इसमें क्या पाते हैं, हल्के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो पाए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम में तीसरा नाम जोड़ करके उप प्रजाति को दर्शाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम के अंदर जो है वो जो है तीसरा नाम जोड़ करके उप प्रजाति को दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लें कि किसी तितली की एक प्रजाति उत्तर भारत में गहरे रंग और दक्षिण भारत में हल्के रंग की पाई जाती है। दोनों में प्रजनन संभव है, फिर भी इनके भौगोलिक और शारीरिक अंतर के कारण इन्हें अलग अलग उप प्रजाति माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके भौगोलिक और जो है जैविक कारणों के अंतर्गत उन्हें अलग अलग अंतर माना गया है। मतलब कि तितली की एक प्रजाति है लेकिन उसमें कुछ भौगोलिक और जैविक कारणों से उसके रंग, रूप, बनावट में अंतर आ गया है, तो फिर एक तितली को दूसरी तितली को उसकी उप प्रजाति की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो विकासवाद इवोल्यूशन को समझने में सहायक होता है। ठीक है, विकासवाद को समझने में सहायक होता है। भौगोलिक अनुकूलन का अध्ययन करने में उपयोगी है। क्या चीज़ है, भौगोलिक अनुकूलन का अध्ययन करने में उपयोगी है। जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, जैव विविधता के संरक्षण में क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रजाति की बात करें, स्पीसीज की प्रजाति, तो इसकी डिफिनीशंस की बात करें तो प्रजाति वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। ठीक है, प्रजाति क्या है, वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन की क्या है, मूलभूत इकाई है।
ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करके उर्वर संतान उत्पन्न कर और उसकी संरचना तथा गुण समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो प्रजाति क्या है? ये वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की जो है मूलभूत इकाई है। ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करके उर्वर संतान उत्पन्न करते हैं, उनकी संरचना गुण प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो प्रजाति क्या है? जो टैक्सोनॉमी है, ठीक है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसकी जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? प्रजाति। तो ऐसे जीव जो है वो जो प्रजनन करके, ठीक है, प्रजनन करके अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते हैं, जिनके क्रियाकलाप व्यवहार आपस में समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसकी प्रजाति कहते हैं। ये सरल सी डिफिनेशन है। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनके क्रियाकलाप, जिनकी संरचना, जिनके व्यवहार एक समान होते हैं, उसे हम उसकी प्रजाति कहते हैं। प्रजाति क्या है? ये वर्गीकरण की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी फीचर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो यह वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वर्गीकरण की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है उसे हम स्पीशीज या प्रजाति कहते हैं। एक ही प्रजाति के सदस्य आपस में प्रजनन कर सकते हैं। इसमें क्या है? एक ही प्रजाति के सदस्य जो होते हैं वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, इनके गुण एवं संरचना समान होती है। इनके जो गुण होते हैं, जो ठीक है, इनके जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी की बनावट होती है, आनुवांशिक संरचना, भौतिक संरचना, वो एक समान होती है। ठीक है, प्रत्येक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से बनता है। ठीक है, जो प्रत्येक प्रजाति होती है उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से शब्द होते हैं? एक तो जीनस और इसका दूसरा उसका स्पीशीज। एक जीनस और स्पीशीज से मिलकर के उसका नाम बना होता है। जैसे कि वैज्ञानिक नामकरण को दूसरा क्या है? साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे कि वैज्ञानिक नामकरण, द्विपद नामकरण बायो नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें भी आपको जो है वो स्पीशीज बता रहे थे, प्रजाति। अब बात करेंगे बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर की। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति कार्ल लिनियस ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो होता है वैज्ञानिक नामकरण को हम बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर कहते हैं। किसी भी कीट का जो वैज्ञानिक नामकरण होता है उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति मतलब कि 2 नाम, जीनस और स्पीशीज मिला करके बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर बनता है। जैसे कि मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई का क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस फ्लाई। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। ये क्या है? इसका ये जीनस है और ये इसकी क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, ये क्या है? इसकी स्पीशीज है। दोनों मिलाकर क्या बन गया? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे हमेशा इटैलिक वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है। अगर हम पेन से लिख रहे हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। दूसरा क्या है? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका मतलब क्या है? मधुमक्खी की प्रजाति है। ठीक है, पहला शब्द वंश यानी जीनस और दूसरा शब्द प्रजाति स्पीशीज को दर्शाता है। ठीक है, पहला शब्द किसको दर्शाता है? जीनस को, और दूसरा किसको दिखाता है? स्पीशीज को जो है वो दर्शाता है। ये इसका क्या है बेटा? जीनस है, और यह क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि रेशम का कीट। ठीक है, रेशम का कीट यानी बॉम्बिक्स मोराई। ठीक है, बॉम्बिक्स मोराई एक विशिष्ट प्रजाति है। इसके सभी सदस्य आपस में प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, बॉम्बिक्स मोराई क्या है? एक विशिष्ट प्रजाति है। इसके सभी सदस्य क्या कर सकते हैं? आपस में प्रजनन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जीवों की सही पहचान में सहायक है। इसका महत्व क्या होता है? जीवों की सही पहचान करने में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है, क्या सहायक होता है? साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण या द्विनाम पद्धति। वैज्ञानिक अध्ययन का क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन का क्या है? साइंटिफिक स्टडी का क्या है? आधार कहलाता है। ठीक है, कृषि चिकित्सा तथा पर्यावरण विज्ञान में उपयोगी है। कृषि चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर का। इसके माध्यम से किसी भी जीव का
अंतर्राष्ट्रीय लेवल में केवल एक ही नाम होता है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं से कोलोनियल प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो एक ही होता है, जैसे कि ग्रासहॉपर का यहाँ भी और किसी दूसरे देश में भी हम ग्रासहॉपर के नाम से ही जानेंगे। उससे पहचान करने में, उसके परीक्षण में, उसके अध्ययन में, उसके अनुसंधान में हमें सहायता मिलती है, ठीक है। अब बात करेंगे जीनस की, तो वंश जो होता है, डिफिनीशन बात करें तो समान विशेषताओं वाली एक या अधिक प्रजातियों के समूह को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। समान विशेषताओं वाली एक या अधिक प्रजातियों के समूह को क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, ठीक है। समान विशेषताओं वाली एक या अधिक, ठीक है, एक या अधिक प्रजातियों का जो समूह होता है उसे हम जीनस या वंश कहते हैं। जिन प्रजातियों में निकट संबंध होता है उन्हें एक ही वंश में रखा जाता है, ठीक है। जिन प्रजातियों में क्या होता है, आपस निकट का संबंध होता है, उन्हें एक ही जीनस में रखा जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो वंश में कई प्रजातियां सम्मिलित हो सकती हैं। सभी प्रजातियों में कुछ समान लक्षण होते हैं, ठीक है। सभी प्रजातियों में क्या होते हैं, कुछ समान लक्षण होते हैं आपस में, उनके गुण, कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके क्रियाकलाप, व्यवहार क्या होते हैं, आपस में समानता होती है। वंश का नाम हमेशा वैज्ञानिक नाम का पहला भाग होता है, ठीक है। वंश का नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम का सबसे पहला भाग होता है, ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का क्या है, उसका जीनस है, वंश है, और डोमेस्टिका क्या है, उसकी स्पीसीज है, ठीक है। तो वंश क्या होता है, हमेशा पहले लिखा जाता है, उसकी स्पीसीज जो होती है वो बाद में लिखी जाती है। वंश प्रजाति से बड़ी इकाई है, क्या है, वंश प्रजाति से क्या होता है, बड़ी इकाई है। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एपिस एक वंश है, इसमें मधुमक्खियों की कई प्रजातियां आती हैं, ठीक है। तो एपिस क्या है, एक वंश है जिसमें मधुमक्खियों की कई सारी प्रजाति हैं, जैसे एपिस डोर्सेटा, एपिस सेरेना, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। तो एक वंश में कई सारी प्रजातियां आती हैं आपस में समानता के आधार पर, ठीक है। एक आपस में समान जातियों के जो है वो एक ही वंश होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो है मधुमक्खी की कई सारी प्रजातियां जो है वो एक ही वंश में आती हैं। जैसे एपिस क्या है, इसका वंश है, डोर्सेटा क्या है, प्रजाति है, ठीक है। प्रजाति तो अलग अलग है लेकिन वंश क्या है, हमेशा एक ही होता है। तो समान लक्षणों के आधार पर किसी भी प्रजाति का जो गुण होता है उसे हम वंश या जीनस कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी मधु संग्रह और सामाजिक व्यवहार जैसी समानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये सभी जितनी भी किस्में हैं उसमें वो सारे सामाजिक कीट हैं, उनके रहन सहन, उनके जो है हनी के कलेक्शन, मतलब सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो ये इसीलिए इसे एक ही वंश में रखा गया है, ठीक है। इसके महत्व की बात करें, समान प्रजातियों को व्यवस्थित करने में सहायक होती हैं, विकासीय संबंधों का अध्ययन करने में उपयोगी होता है, ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण को सरल बनाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके जो है वो महत्व हैं। अब हम फैमिली की बात करें, इसके कुल की बात करें, तो कुल को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, कुल को समान विशेषताओं वाले एक या अधिक वंशों के समूह को क्या कहते हैं, कुल कहते हैं, ठीक है। समान विशेषताओं वाले एक वंश या अधिक वंश के समूह को हम क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। समान विशेषताओं वाले एक या अधिक वंश के समूह को हम क्या कहते हैं, फैमिली या कुल कहते हैं। ये याद रखिएगा, कुल में शामिल सभी वंशों में कुछ सामान्य संरचनात्मक जैविक लक्षण पाए जाते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें, कुल वंश से बड़ी इकाई है, क्या है, कुल वंश से क्या होती है, बड़ी इकाई है। इसमें कई वंश सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें क्या होते हैं, कई सारे वंश जो होते हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। कुल का नाम समानता आइडेई से समाप्त होता है। कुल का नाम किससे समाप्त होता है, आइडेई, सबके जैसे कोरिडेई, ठीक है, फ्लोरोडी, ठीक है, नक्टिडी। तो इसमें क्या होता है, आईडीएई लास्ट में होता है। ये समान होता है, कीटों की पहचान में कुल का विशेष महत्व होता है। तो जो परिवार है, फैमिली है, उससे कीटों की सही पहचान जो है वो की जा सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एपीडी क्या है बेटा, एपीडी क्या है, इसकी फैमिली है, क्या है, फैमिली है, ठीक है। इस कुल में मधुमक्खियाँ शामिल हैं। एपीडी में क्या होती हैं, मधुमक्खियाँ शामिल होती हैं, जैसे कि
और वंश डायनेस्टी, एपिस इसका वंश है और बॉम्बस इसका वंश है। ठीक है, जैसे कि मस्किडेई, मस्किडेई में कुल क्या है, मस्किडेई। इस कुल में क्या आती हैं, घरेलू मक्खियाँ आती हैं, यानी हाउस फ्लाई आती हैं। तो इसका वंश क्या है, मस्का है। ठीक है, इसका वंश क्या है, मस्का है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो कीटों की पहचान में सहायक होता है। समान जीवन चक्र व्यवहार वाले कीटों का अध्ययन आसान बनाता है। समान जो जीवन चक्र है और समान व्यवहार वाले कीटों के अध्ययन में सहायक बनाता है। कृषि कीट में प्रबंधन में उपयोगी है। ठीक है, कीटों के मैनेजमेंट में, कीटों के प्रबंधन में जो है वो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। ऑर्डर्स की बात करें तो जो ऑर्डर्स है जिसे हम गण कहते हैं, इसको हम डिफाइन करें तो समान विशेषताओं वाले एक या अधिक कुलों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है, तो समान विशेषताओं वाले एक या अधिक कुल के कीटों को, अधिक कुलों का जो समूह होता है, ठीक है, समान विशेषताओं वाले एक या अधिक कुलों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं या गण कहते हैं। गण जो होता है यानी ऑर्डर वर्गीकरण की एक बड़ी इकाई है जिसमें कुल सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो जो गण होता है, ऑर्डर्स होता है, वो वर्गीकरण की क्या है, एक बड़ी यूनिट होती है, बड़ी इकाई होती है जिसमें कई कुल जो होते हैं, कई जो है वो कुल जो होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, वो शामिल होते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो गण कुल उसकी बड़ी इकाई है। क्या है, गण जो होती है, ऑर्डर होती है, वो कुल की क्या होती है, बड़ी इकाई होती है। ठीक है, इसमें समान प्रकार की संरचना और विकास वाले कीट शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें एक समान प्रकार की संरचना वाले जो है और विकास वाले कीट जो होते हैं वो शामिल होते हैं। गण का नाम समानता पिटेरा समाप्त होता है। गण का नाम जो होता है वो क्या होता है, पिप्टेरा में समाप्त होता है। जैसे कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, तो पिटेरा किसके लास्ट में लगा होता है, ऑर्डर्स के अंतर्गत लगा होता है। ठीक है, गण के किनारे लगा होता है। कीट विज्ञान में गण का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है, मतलब कि सारे जो है वो कीटों के गुणों के आधार पे कई सारे कुलों का जो समूह होता है उसे हम ऑर्डर्स में रखते हैं। तो कीटों के प्रबंधन में, कीटों की पहचान में, कीटों का अध्ययन करने में ऑर्डर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि लेपिडोप्टेरा हो गया, कोलियोप्टेरा हो गया, हाइमेनोप्टेरा हो गया, तो ये कीटों के गुणों और उनकी विशेषताओं, उनके कार्यों, उनके क्रियाकलापों के आधार पर उनको एक ही ग्रुप में, एक ही ऑर्डर्स के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। कीट वर्गीकरण में श्रेणियों का क्रम, सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी इन इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, जो कीटों का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कीटों का वर्गीकरण किया जाता है, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, तो उनका एक क्रम होता है, उस क्रम में कीटों को रखते हैं। ये क्रम हमको याद होना चाहिए। जैसे किंगडम, पहला क्या होता है, जगत या किंगडम। दूसरा क्या होता है, फाइलम, फाइलम को कहते हैं संघ। दूसरा क्या है, क्लास, वर्ग। चौथा क्या है, ऑर्डर, ठीक है, गण। और पांचवा क्या है, फैमिली। और छठा क्या है, जीनस, यानी कि वंश। ठीक है, वंश। और सातवां स्पीसीज, सब स्पीसीज। और लास्ट में क्या होता है, बायोटाइप। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। कीटों के वर्गीकरण का ये जो क्रम है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज और उसके बाद बायोटाइप। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, समानता बढ़ती जाती है। ये क्रम हमें पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज और बायोटाइप। ठीक है, कीट वर्गीकरण का महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट क्लासिफिकेशन की, तो इंसेक्ट क्लासिफिकेशन क्या करता है, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। सबसे पहला महत्व क्या है, कीटों की पहचान में इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण द्वारा कीटों की सही पहचान संभव होती है। ठीक है, वर्गीकरण के द्वारा कीटों की क्या होती है, सही पहचान संभव होती है। वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी, यह कीटों के विकास, व्यवहार और जीवन चक्र के अध्ययन में सहायता करता है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट क्लासिफिकेशन है वो जो है कीटों का विकास, उनका व्यवहार, जीवन चक्र के अध्ययन में सहायता करता है। ठीक है,
कृषि में उपयोग की बात करें, यूज इन एग्रीकल्चर, तो हानिकारक तथा लाभकारी कीटों को पहचान कर उचित नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, हानिकारक तथा लाभकारी कीटों को पहचान उचित नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण में सहायता मिलती है। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण में इसकी जो है वो सहायता मिलती है। अनुसंधान में उपयोगी होता है, नई प्रजातियों की खोज उनके संबंधों को समझने में सहायक होता है। तो कीट का वर्गीकरण के माध्यम से कीटों की सही पहचान की जा सकती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के माध्यम से ही कीटों की हम सही पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उनको सही तरीके से रखा जाता है, उनके वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता होती है। ठीक है, साइंटिफिक रूप से उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, अलग अलग प्रकार से उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने में हमें सहायता होती है। उनके कीटों के विकास, उनके व्यवहार, उनकी पहचान, उनके अनुवांशिक गुण आदि के आधार पर उनको हम अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रखने में सहायता होती है। ठीक है, इसके अलावा कृषि में उनका उपयोग जो है, तो कृषि में उनका उपयोग यानी कि जो लाभकारी कीट हैं और जो हानिकारक कीट हैं उनको अलग अलग प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैव विविधता के, तो विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण में जो विलुप्त हो रही कीटियों की प्रजातियां हैं उनके संरक्षण संवर्धन में भी इसका इंसेक्ट टैक्सोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई प्रकार के अनुसंधान कार्यों में, तो नई नई प्रजातियों की खोज करने में, उनकी पहचान करने में टैक्सोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज आपका टैक्सोनॉमी चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम आपको अब आगे जो इम्पोर्टेंट फैमिली हैं, ऑर्डर्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।